सो हेलो बच्चों, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होगे और अपने बोर्ड का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होगे अपने घरों पे बैठ के, क्योंकि ठंडी का मौसम है। घर से निकलना मतलब क्या कि अपने तबीयत को खराब करना, और तबीयत खराब होना मतलब क्या कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होना, राइट? तो घर पे रहिए, ठंडी से बचिए और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करिए। और यहां पीछे थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। और ये पीछे कुछ डरावना सा यहाँ पे बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कि ये जो आपके अंदर ना जो एक मैथ का जो डर बैठा हुआ है ना, उस डर को मैं खत्म करने के लिए आया हूं। ये जो तुम लोगों के अंदर ना जो डर है ना मैथ का, कह रहे मैथ मैथ मैथ, क्या है भाई मैथ है? तो आज ये डर जो आपके अंदर है ना मैथ का, वो आज मैं खत्म कर दूंगा, राइट? एकदम धुआंधार तरीके से करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाला है। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन, मेथड, प्रोसीजर ये चेंज नहीं होगा रियल नंबर का। देखो पहला क्वेश्चन हमें यहां पे क्या दे रखा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। कह रहा भाई 196 है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो एक्सपोनेंट आएगा उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है कि क्या होगा एक्सपोनेंट का सम, राइट? तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे देखते हो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो जैसे 196 क्या होगा, 2 से आप डिवाइड करना स्टार्ट करो तो 2 9 टाइम में 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 8 टाइम में ये हो जाएगा, राइट? चलो आगे जा, देखो 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और ये हो गया 7 7 जा 49, एंड यहां पे आ जाएगा 7 1 जा 7। तो आप देखो कि जो 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 2 पावर 2 आया इनटू 7 पावर 2 आया। तो आप देखो कह रहा कि इनके एक्सपोनेंट का सम ऑफ एक्सपोनेंट, देखो एक्सपोनेंट क्या है, इधर 2 है इधर 2 है, इनको अगर हम जोड़ दें बच्चा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। चलो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क इन द सेंस कि आप उसको सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो कमेंट करोगे आप लोग, राइट? वो कमेंट करोगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। कह रहा भाई कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। हमें कोई 2 नंबर दे रखा है और उन 2 नंबर का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 14 गुना है, राइट? एचसीएफ के 14 गुना है। तो हम मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं, देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक चीज क्या मिल के आ रहा है कि जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 टाइम है। जो एचसीएफ का क्या है, 14 टाइम है। एचसीएफ का क्या है, 14 टाइम है। इतनी बात हमें समझ में आ रही कि नहीं? फिर क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750। दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है भाई, दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 750 दे रखा है भाई। कितना दे रखा है, 750 दे रखा है। और कह रहा है कि अगर एक नंबर हमारा 250 है तो दूसरा नंबर बताइए बेटा, दूसरा नंबर बताइए। इन 2 नंबर में एक नंबर अगर 250 तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखो हमारे पास ये 2 रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आप बताओ क्या इस वाले इक्वेशन में इस एलसीएम की जगह पे हम 14 एचसीएफ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बताओ भाई, रख सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे 14 एचसीएफ में रख दूं, 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना, 750, ये आ जाएगा हमारे पास। और 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15। तो 15 एचसीएफ इज इक्वल टू 750,
और HCF इधर रखो तो किधर पहुंच जाएगा 750 अपॉन कितना 15 और ये हो जाएगा 5 टाइम में कट जाएगा तो हो जाएगा 50। आप देखो HCF कितना मिल गया, HCF हमें कितना मिल गया 50, HCF कितना मिल गया 50 राइट। अब अगर HCF 50 मिल गया तो क्या LCM नहीं निकल जाएगा भाई क्या LCM नहीं निकल जाएगा, निकालो जल्दी यहां पे। तो LCM देखो LCM कितना आ जाएगा 50 इंटू 14 और ये आ जाएगा कितना 700, कितना आ जाएगा बच्चा 700, कितना आ जाएगा 700, 14 5 जो कितना होता है 70, कितना होता है 70, 14 25 70 और एक 0 700। अब आपको एक रिलेशन यहाँ पे पता है, आपको एक देखो एक यहाँ पे एक रिलेशन आपको पता है बच्चा, एक रिलेशन आपको यहाँ पे पता है क्या कि HCF क्या पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF आपको 700 मिल गया, सॉरी LCM 700 मिल गया, HCF कितना मिला 50 मिल गया, एक इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मान लिया भैया एक नंबर हमें दे रखा है कितना 250, एक नंबर कितना दे रखा है 250, दूसरा नंबर मान लो कितना है x, इसको इधर डिवाइड कर दो तो देखो x इज इक्वल टू कितना 700 इंटू 50 अपॉन कितना 250, ये 0 0 कट जाएगा 5 टाइम में ये और ये हो जाएगा कितना 5 1 जा 5 2 5 4 या 20, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 140 आ गई, कितनी आ गई बच्चा 140, यानी कि जो अदर नंबर है वो कितना है 140 है, 140। मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, कह रहे हैं यहाँ पे दो नंबर का जो LCM है वो HCF से 14 गुना है, 14 टाइम है, लिख दिया भैया यहाँ पे। फिर कह रहा है LCM और HCF का जो सम है वो 750 है, वो भी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ से LCM की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो 14 HCF प्लस HCF कितना हो गया 750 इज इक्वल टू, तो 14 और 1 15 HCF इज इक्वल टू 750 आ गया, 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड कर दिया 50 आ गया। अब HCF अगर हमें यहाँ पे 50 मिल गया तो क्या LCM नहीं निकाल सकते भाई, ये पूरी वैल्यू ना उठा के लाके यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दिया LCM निकल गया कितना 700। और हमें एक रिलेशन पता है कि LCM प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है, वो रिलेशन लगा के हमने क्या निकाल दिया तो दूसरा नंबर निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ना हमें मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें ऑब्जेक्टिव में, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा भाई कि ये चीज हमारे पास लिखा हुआ है, तो आप बताओ कि इसका P बाई Q के फॉर्म में क्या होगा, हमें किस में एक्सप्रेस करना है P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 0.32 दो डिजिट पे बार। देखो मैं एक नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक नंबर के हिसाब से बताऊंगा, MCQ के हिसाब से बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा कि MCQ में अगर आ जाएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम सेकंड के अंदर इसका आंसर कैसे टिक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे दो डिजिट बार है तो कुछ नहीं करना बच्चे, इसको 32 आप ऐसे लिख दो, 32 आप ऐसे लिख दो, जो 32 लिखा है इसको 32 आप ऐसे लिख दो, अपॉन दो डिजिट पे बार है तो दो बार यहाँ पे 9 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसको आप, और अगर ये फर्दर कट रहा है तो इसको आप काट दो, अगर ये फर्दर कट रहा है तो इसको आप काट दो, राइट। इसको आप आगे, अगर ये कट रहा है तो आप काट लेना, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। दूसरा जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0.254 और यहाँ पे सिर्फ 54 पे है, सिर्फ 54 पे है, कितना सिर्फ 54 पे। देखो जब ऐसा आ जाए हमारे पास नंबर, जब ऐसा नंबर आ जाए कि कुछ डिजिट पे बार लगा हो और कुछ डिजिट पे बार ना लगा हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखो सिंपल सा आंसर बच्चा 254 है, 254 है, कितने डिजिट पे बार है
दो डिजिट पे बार है, तो 254 में से दो डिजिट आप माइनस कर दो, कितना बचेगा? 252 बचेगा। कितना बचेगा? 252। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 254 है, दो डिजिट पे बार है, दो माइनस कर दो, दो डिजिट पे बार है, दो माइनस कर दो, 252 अपॉन दो डिजिट पे बार है तो 9 लिख दो, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 0 लिख दो, और ये अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला जरा देखो, और ये वाला मेथड ऐसे के लिए अप्लाई है कि जब कुछ डिजिट पे बार हो और कुछ डिजिट पे बार ना हो। देखो जैसे ये देख लो आप, थर्ड क्वेश्चन देख लो आप, 0.12 और यहाँ पे 2 पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो 12 में से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 11। एक डिजिट पे बार है तो 9 लगा दो, एक पे बार नहीं है तो 0 लगा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया बच्चा तो दोबारा वीडियो को रिप्ले कर लेना, राइट? दोबारा वीडियो को आप रिप्ले कर लेना। अदरवाइज फिर भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, आपको दोबारा इसी टॉपिक पे, इसी पे कुछ और क्वेश्चंस में वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। चलो आगे देखते बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लिख के रख लो कि आपके एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आप लिख के रख लो कि आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, राइट? रूट थ्री, और ये नहीं आया तो इसके अगला वाला आएगा, ये नहीं आया तो इसके अगला वाला आएगा। चलो कह रहे हैं यहाँ पे प्रूफ करना है कि रूट थ्री क्या है? इर्रेशनल नंबर है। रूट थ्री क्या है बच्चा? इर्रेशनल नंबर है, राइट? तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमें ये पता है कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ये हमें पता है कि रूट थ्री इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करना है। तो जैसे मान लो प्रूफ कैसे करना, जैसे मान लो कि हमारे पास इमली है भाई, मान लो हमारे पास इमली है, हमें पता है कि ये इमली है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि नहीं प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, लो हम इसको आम मान लेते हैं कि प्रूफ करें तो क्या मान लो? आम मान लो। क्या मान लो? आम मान लो। अब आम मान के आगे तक पूरा सॉल्व कर जाओ, सॉल्व करते चलो, एक जगह ऐसा आएगा जहां पे आप आगे फंस जाएंगे, आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे, आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आप क्या बोल देंगे भैया कि जो पहले था वही सही था, और जो हमने लेट किया था ना वो क्या था? गलत था। यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है? लेके चलना है। चलो यही कॉन्सेप्ट हमें लेके यहाँ पे चलना है। तो देखो आप यहाँ पे लेट कर लो भैया रूट थ्री क्या है? रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, राइट? तो आप रूट थ्री को क्या पी बाई क्यू लिख सकते हो? आप क्या पी बाई क्यू लिख सकते हो या ए बाई बी लिख सकते हो? P and Q are real number and P and Q are co-prime number। अब देखो को-प्राइम नंबर क्या होता है? को-प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका कोई भी फैक्टर ना हो 1 के अलावा। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? जिसका कोई भी फैक्टर ना हो 1 के अलावा, राइट? तो को प्राइम का तो जिसका कोई भी फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो आप देखो यहां पे हमने लिख दिया क्या? रूट थ्री इक्वल्स टू पी बाई क्यू, रूट थ्री इक्वल्स टू क्या? पी बाई क्यू। अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या? पी स्क्वायर अपॉन क्या? क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन क्या? क्यू स्क्वायर। क्यू को इधर ले जाओ तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्या? 3। पी स्क्वायर अपॉन 3। अच्छा अब जरा देखो, अगर 3 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। हियर, यहां पे लिखो हियर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 3 also
ऑल्सो डिवाइड p। तो भैया अगर ये p को डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, हमने मान लिया कोई कांस्टेंट c बचेगा। आप देख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और अगर ये 3 इस 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 इस 3 को भी डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर हमारे पास मिल के आएगा और इसी नंबर को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। इसी नंबर को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे c मान लिया। चलो इसी नंबर को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे c मान लिया। अब आप देखो कि इसको मैं इधर भेज दूं कि नहीं भेज दूं। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अच्छा, यहां से जरा देखो कि क्या हम इसको इधर भेज के p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। क्या p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से लिख सकते हैं भाई। चलो p स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर दो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 1 जा 3 टाइम में ये कट जाएगा। c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को इधर भेज दो तो q स्क्वायर अपॉन 3, यहां पे लिख दो हियर 3 डिवाइड q स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड क्या, q। अगर 3 हमारा q स्क्वायर को डिवाइड करे तो 3q को भी डिवाइड करेगा। अब यहां पे देखो कॉन्ट्राडिक्ट क्या आ गया बच्चा, यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या आ गया कि हमने क्या माना था कि जो p एंड q है, जो यहां पे p एंड जो q है वो एक को प्राइम नंबर है। और को प्राइम क्या होता है कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। लेकिन जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या दिखाई दिया कि p का एक फैक्टर 3 है और q का भी एक फैक्टर 3 है, जबकि p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर। तो जो कॉन्ट्राडिक्ट है, जो हमने अराइज, जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट आया वो क्यों आया, क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग था। हमारा अजम्पशन था, ये जो हमने लेट किया था वो क्या है, रॉन्ग था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भैया √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देना कि द कॉन्ट्राडिक्ट इज अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे लिखना बच्चा क्या, कॉन्ट्राडिक्ट arises due to wrong assumption so √3 is irrational number। √3 is irrational number, right। √3 is irrational number। और ये पीडीएफ मैं शेयर भी करूंगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। बस आपको करना क्या बच्चा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 1000 तो व्यू करा दोगे। कम से कम मैं एक उम्मीद जो है अपने बच्चों से, जो लोग देख रहे हैं, कि कम से कम आप 1000 व्यू करा दोगे। और अगर कमेंट बॉक्स में 10 कमेंट भी आ गया ना, इसके रेस्ट बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं आपको अगले दिन उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट पूरा हो गया, जिस दिन भी 10 कमेंट पूरा हो गया, अगले दिन का बाकी का चैप्टर आपको मिल जाएगा, राइट। और नहीं भी करोगे बच्चे तब भी हमारा फर्ज है कि आपको मैं पढ़ाऊं, राइट। आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तब भी आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन अगर आप कमेंट कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस आप वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को लेके डेडिकेटेड हैं। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखो यहां पे क्या कर रहा है कि गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें यहां पे गिवन है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि
2√5 माइनस 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें √5 गिवन है, इर्रेशनल है। √5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि 2√5 माइनस 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे गिवन हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन √5 इज इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब जरा देखो, अब यहाँ पे जरा लेट करो अगेन कि √2√5 माइनस 3 इज इक्वल टू आर, दैट इज से रेशनल नंबर, से रेशनल नंबर। हमने यहां पे बोल दिया कि लेट कर लिया कि जो 2√5 माइनस 3 है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। और हमने उसको क्या मान लिया? आर मान लिया। क्या मान लिया? यहाँ पे आर मान लिया। अब जरा देखो कि क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 2√5, 3 को मैं उधर भेज दूं तो ये r प्लस 3 हो जाएगा। ये चीज हम कर सकते हैं। चलो अगला स्टेप जरा देखो बच्चा, √5 को मैं यहां पे रखूं, √5 को मैं यहां पे रखूं, 2 को मैं उधर भेज दूं तो ये r प्लस 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप देखो कि अगर if r is rational number, if r is rational number, so r plus 3/2 will also be a rational number, will also be a rational number। रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? तो आप देखो कि √3 इज इक्वल टू r प्लस 3/2, और हमने इसको क्या बोल दिया भैया? ये पूरा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये पूरा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो आप देखो कि अगर ये पूरा रेशनल नंबर है तो √5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर हो गया, √5 इज इक्वल टू क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि भैया √5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, राइट? तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हुआ वो कैसे अराइज हुआ, क्यों अराइज हुआ? रीजन कि हमने जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था? रॉन्ग था, राइट? तो यहां पे लिखो, सो हियर √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज क्या? रेशनल नंबर, but given that √5 is irrational number, √5 is irrational number, so this contradict arises due to wrong assumption, hence 2√5 minus 3 is irrational number, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया। पेन पेपर लिए बच्चे तो इसको आप नोट डाउन कर लो। पेन पेपर अगर आपके पास है तो इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करा और जो ये क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, या तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में, राइट? चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन। अब आ गया हमारे पास क्या? पॉलिनोमियल। तो जो चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा कि इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और k की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ये ध्यान रखना। आइदर k फाइंड करने के लिए पूछ लेगा, a फाइंड करने के लिए पूछ लेगा, मींस ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ये आप नोट करके रख लो। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को लगाना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि हमें ना एक
पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लो पी एक्स हमें दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और कह रहा है इसका जो एक जीरो है ना, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर मींस वन ऑफ द रूट, यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे आप रूट मान लो, ठीक है, वन ऑफ द रूट यहाँ पे मिसिंग है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो रूट भी दे सकता है यहाँ पे, इस रूट की जगह पे ना आपको एक और नाम लिख के, क्या जीरो भी लिख के आ सकता है, जीरोस भी लिख के आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू यहाँ हम x की जगह पे पुट कर दें तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या जीरो हो जाना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, राइट। तो उसको हम कहते हैं क्या, रूट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो अगर हम इसको हमें पुट करेंगे, अगर हम P2 यहाँ पे पुट कर दें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही कह रहा है। तो देखो भैया यहाँ पे जरा पुट करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, अच्छा यहाँ पे k लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, k है, प्लस k इज इक्वल टू कितना, 0, देखो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहां से 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। नोट डाउन कर लो, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ो अगला क्या कह रहा है बच्चे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। कह रहा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। तो देखो बच्चे जब आपको आ जाए ना कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है कितना, -3, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है कितना, 2। तो ये वैल्यू उठा के पुट कर, देखो अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। अब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, देखो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 है, यहाँ पे लिख दो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, और जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज ना आपके दिमाग से ना मैं मैथ का डर निकाल दूंगा। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन लग रहा है, कितना आसानी से ना क्वेश्चन ये सारे लग रहे हैं। ये क्वेश्चन आप देख लो, आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, राइट। और मैथ का डर आपके दिमाग से आज मैं निकाल दूंगा। आप ना सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कि जो चीजें गिवन है और जो उस पे कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला है वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, और वही आपको भी करना है। मैथ से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता बच्चा, ये आप जान लो। मैथ से ज्यादा आसान और मैथ से ज्यादा यूजफुल सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता, ये आप नोट डाउन कर लो, ये आप नोट डाउन कर लो, राइट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, अगला जरा यहाँ पे बच्चा जरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। देखो हमें एफ एक्स गिवन है, जो वो पहले आप नोट डाउन कर लो, क्या 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलो अगर मैं यहां से इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मींस एलसीएम अगर मैं ले लूं,
देखो अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। चलो अच्छा, एक चीज जरा यहाँ पे देखो, एक चीज जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जरा पहले हम निकाल लेते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इतनी चीजें हमें मिल गई और इसी में हमें वैल्यू पुट करके निकालना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। देखो यहां से b की वैल्यू कितनी है 1, देखो a की वैल्यू कितनी है 6, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 1, देखो x के पास 1 ही है, एंड c की वैल्यू कितनी है -2 है। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब कितना, -1 अपॉन क्या 6, -1 अपॉन क्या 6। और अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, राइट। तो ये जब तक हम इसका होल स्क्वायर नहीं करेंगे हमें नहीं मिलेगा। अब देखो जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 36। चलो अल्फा बीटा तो हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा तो हमें मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए होता है। c अपॉन क्या होता है, a होता है। c की वैल्यू कितनी है -2, और ये है कितना 6, 2 1 जा 2, 3 टाइम में कट जाएगा। अल्फा बीटा कितना मिल गया हमें, -1/3। तो अल्फा बीटा में -1/3, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमें 1/3 मिल गया, जो सम ऑफ जीरोस है ना वो हमें 1/6 मिल गया। और अब इसको जरा सॉल्व कर लो बच्चा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, -1/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। निकालो जरा यहां से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये माइनस का 2 अपॉन 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 3। निकालो जरा यहाँ पे, निकालो जरा बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 36 2 जा कितना 72 अपॉन 36 इंटू कितना 3, 36 इंटू कितना 3। देखो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 36 इंटू 3, और ये कितने टाइम में जाएगा, ये 25 टाइम में, और ये आ गया 25 अपॉन कितना 36, 25 अपॉन कितना 36। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 25 अपॉन 36, और ये कितना हो जाएगा -1/3, -1/3 काट दो यहाँ पे, ये 12 टाइम में कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा -25 अपॉन 12। आंसर कितना आ जाएगा -25 अपॉन 12। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चा कि पहले मैंने क्या क्या किया। देखो यहां के बाद से ना, मैंने ये ध्यान रखना कि यहां के बाद से मैंने ये इतना पोर्शन सॉल्व किया है, एंड फिर ये सारी वैल्यू उठा के मैंने यहां पे पुट करी है, राइट। चलो सोचो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर -7x प्लस 2, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही मक्खन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। तुम्हें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है उनके रेसिप्रोकल का, राइट। तो देखो अगर एक जीरो हमारा अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, और बीटा दूसरा जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और कर हमें फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलो सॉल्व करते हो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है -7 एंड सी की वैल्यू कितनी है 2। तो आप देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये किधर चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बन रहा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बन रहा है कि नहीं। तो देखो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरो चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। तो यहां से आप क्या निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन a, और ये माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन 2, सॉरी 5, -7 अपॉन कितना 5। तो आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया 7 अपॉन 5 आ गया, 7 अपॉन 5 आ गया। अगर मैं यहीं पे अल्फा बीटा अगर मैं निकालूं तो कितना होता है c अपॉन a होता है, c की देखो कितना है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया 2 अपॉन 5 आ गया। अब अगर हम इस अल्फा बीटा और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मैं पुट कर दूं, इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा 1 अपॉन सॉरी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये हो जाएगा कितना 7 अपॉन 5 अपॉन 2/5। देखो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, कितना बचेगा 7 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5, ये कैंसिल आउट, कितना आंसर आ जाएगा 7/2। कितना आंसर आ जाएगा 7/2, यानी कि जो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल था, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 7/2 आ जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पढ़ना स्टार्ट करो, राइट, पढ़ना स्टार्ट करो। हमें लगता है ना, हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे ना, जब तक तुम ना अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे पोटेंशियल का, नए पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा। तो अपने आप को चैलेंज करना सीखो। कैसे नहीं होगा मैथ, मैथ होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, अपने आप को चैलेंज करो। और जब अपने आप को चैलेंज करोगे तभी आपका जो नया औकात है ना, जो नया पोटेंशियल है ना, तभी आपको पता चलेगा। तो चैलेंज करो और अपने पोटेंशियल का पता लगाओ, आप बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो भैया कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, राइट। एक जीरो जो दे रखा है वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, राइट। तो देखो मान लेते हैं भैया कि लेट 1 0 बी 1 0 बी अल्फा, सो अदर जीरो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अगर ये b है, अगर ये अल्फा है, तो दूसरा कितना, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप देखो कि हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px हमें क्या दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k-2, k-2। चलो चलो बच्चों, अब देखो यहां से ना हमें क्या चीज दिख रहा है ना कि अल्फा और 1 अपॉन अल्फा है ना, तो ये कट सकता है, कट सकता है। तो हम अल्फा इंटू बीटा ले लें। यहां से आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 37 मिल जाएगी एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस ब्रैकेट में k-2, राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा निकालूं, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूं, तो कितना होता है c/a होता है। और आप देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अल्फा।
सी जो देखो कितना दे रखा है, माइनस के बाई 2 अपॉन ए कितना है 6 है। तो आप देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया बच्चा। अब देखो यहाँ पे बचा 1, ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करके इधर 6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करो माइनस के साथ तो हो जाएगा माइनस का के प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, ये उधर जाएगा बच्चे तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना माइनस के, और यहां से हमें के कितना मिल जाएगा माइनस का 4, के कितना मिल जाएगा माइनस का 4। इतना कैलकुलेशन आपको पता होगा बच्चे, इतना कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन आपको पता होगा। देखो के की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं फिर से बोल रहा हूं भैया के फाइंड करने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इंटीजर्स हैं, और जो x और y है ये हमारे क्या है, वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे तो 2 टाइप के मिल सकते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्या क्या मिल सकता है बच्चा, कंसिस्टेंट आपको मिल सकता है, दूसरा क्या इनकंसिस्टेंट मिल सकता है, राइट। अब जो कंसिस्टेंट में हमारे पास 2 टाइप के होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तब। यूनिक कब मिलेगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तब। और ये कब होगा, जब दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक सिंगल पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या, वे 2 लाइन है, 2 लीनियर इक्वेशन, और उनके जो लाइन बन रहे हैं, जो उनके ग्राफ बन रहे हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे एक ग्राफ मान लो हमारा ये जा रहा है, एक लाइन हमारा ये जा रहा है, और दूसरा लाइन इसी के ऊपर चल रहा है, दूसरा लाइन इसी के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल इसी के ऊपर चल रहा है, राइट। तो ये होता है कोइंसाइड। और जब कोइंसाइड होगा तो हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। और ये कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा तब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या है, नो सॉल्यूशन। और ये कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 लिखा हुआ है। और इस केस में जो हमारा लाइन होगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा, वो बच्चा पैरेलल लाइन बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा। और जब पैरेलल लाइन बनेगा तो ये दोनों लाइन कहीं भी मीट नहीं करेंगे, तो ऐसे केसेस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपका सिर्फ इतने वाले फिगर से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड जिसने ले रखा है, और एक क्वेश्चन मैथ बेसिक जिसने ले रखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। एक क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला, चाहे ये ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, चाहे आपको 2 नंबर में मिल जाए। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान रखना, ये चीज मैं बार बार क्वेश्चन ओपन करूंगा ताकि आपको, ये पेज मैं ओपन करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। बट फिलहाल आपको याद रखना है, अपने मेमोरी में याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल होंगे आपस में। एंड नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल हो, लेकिन c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल हो। चलो
देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कच्चा बच्चा, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे भाई फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट में अभी हमने पढ़ा बच्चा कि कंसिस्टेंट में दो, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में क्या पढ़ा, एक ही से पढ़ा क्या, नो सॉल्यूशन, क्या पढ़ा, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तब। ये इतनी चीजें हमने पढ़ी अभी। कह रहा भाई ये हमारे पास दो इक्वेशन है और यहां से हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो भैया हमें a1 a2 फाइंड करना। देखो पहले इक्वेशन से अगर मैं a1 यहां पे निकालूं तो कितना है 3/2, 3/2। अगर मैं यहां पे b1 निकालूं तो कितना है 5/3 और अगर मैं c1 निकालूं तो कितना दे रखा है 7 दे रखा है। दूसरे इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो a1 कितना दे रखा है, सॉरी a2 कितना दे रखा है 9, b2 कितना दे रखा है माइनस का 10 एंड c2 कितना दे रखा है 14। देखो माइनस को हमें छोड़ना नहीं बच्चा, माइनस को हमें लेना है, साथ में रखना उनको, राइट। चलो अब मैं यहां पे ना a1 अपॉन a2 पहले अगर निकालूं तो देखो a1 कितना दे रखा है 3/2 अपॉन a2 तो ये 9/1। तो क्या इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चा, तो देखो कितना हो जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। चलिए अगर मैं यहाँ पे b1 अपॉन b2 अगर मैं निकालूं, b1 अपॉन b2 अगर मैं निकालूं देखो b1 कितना दे रखा है 5/3 दे रखा है और यहाँ पे देखो कि ये कितना दे रखा है माइनस का 10 दे रखा है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आएगा माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, राइट। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे हमें क्या, अब c1 अपॉन c2 तो निकालना ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है भाई कि अगर ये होता तो इन दोनों में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए था। ये लेते तो यहाँ भी हमें इन दोनों का तो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए था। सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही एक ऐसा है जहां पे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, यानी कि जो a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। मतलब क्या कि ये यूनिक है, ये यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। और अगर यूनिक है तो क्या रहेगा बच्चा, कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा, राइट। क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए चलो आगे करते हैं बच्चे, आगे करते हैं। आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 पेन। अच्छा देखो इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो लीनियर पेयर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ना इन 2 वेरिएबल, तो इनमें ना वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, जो आपने ड्यूरिंग द क्लासेस आपने पढ़ा होगा जब ये चैप्टर आपको डिटेल्ड में पढ़ाया जा रहा था, राइट। तो जब तक हमें एग्जाम में पेपर में ना दिया हो कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए इजी हो, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कॉस्ट
मिला के कितना है 50 रुपए है। फिर कह रहा है कि भाई 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट मिला के 46 रुपए है, 46 रुपए है। तो हमें कॉस्ट फाइंड करना है एक पेंसिल का और एक पेन का। तो चलो बच्चे, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, यहां पे ना सबसे पहले तो आप लेट करो, क्या लेट करो कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन बी x and y रेस्पेक्टिवली। तो आप देखो 5 पेंसिल तो 5x, 7 पेन तो पेन के लिए y तो 7y, और कह रहा दोनों को मिला के कितना रुपया है भैया 50 रुपया। राइट, चलो आगे देखो क्या कह रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आगे क्या कह रहा है, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन यानी कि 5y, दोनों को मिला के कितना है 46 रुपीज है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और हमें अब इनको सॉल्व करके क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो किसी एक को आपको ना एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। और तो जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो, x या y, जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो उनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो मान लो कि मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, तो ये कोफिशिएंट बराबर नहीं है। सबसे पहले इन कोफिशिएंट को हम बराबर करेंगे, राइट। अब देखो कैसे हम बराबर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली भैया, इस वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें और इनका यहाँ पे कर दें तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। यही हमें हर क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो चलो यहां पे स्टेटमेंट पे आप लिखना कि मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 7 इन इक्वेशन 2। अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये क्या बन जाएंगे, देखो 5 या कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा, ये 35y हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। अच्छा यहां पे जो देखो कि हो जाएगा 7 जा कितना 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 7 6 जा कितना होता है 42, 7 6 जा कितना होता है 42, 4 कैरी एंड 7 4 जा कितना 28 और 4 कितना होता है 32। ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा बच्चा कि इन दोनों इक्वेशन को ना हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर भैया सेम साइन है, जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना, अपने दिल दिमाग नस गुर्दा सब में बैठा लो कि जिसको भी एलिमिनेट करना है अगर उसका सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन है तो ऐड। अब यहाँ पे देखो कि हमें y को एलिमिनेट करना, हमने y के कोफिशिएंट को बराबर कर लिया, साइन दोनों का क्या है प्लस है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहीं पे एक लाइन और लिख दो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। देखो जैसे ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इनका साइन क्या हो जाएगा चेंज, नीचे वाले इक्वेशन का साइन हो जाएगा क्या चेंज। ये प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस में था माइनस में, प्लस में था तो माइनस में, ये और ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए बेचारे। और देखो अब यहाँ पे 49 में से आप 25 जरा माइनस करो तो 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 6, 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 4।
चलो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे यहाँ पे 4। अब जरा देखो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा x। अब इधर जरा देखो 322 में से 250 माइनस करना, देखो 2 में से 0 जाएगा तो कितना, या ऐसे आप माइनस कर लो कि 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 8 बचेगा। यहाँ पे देखो ये हो गया 14, 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 2 को माइनस करो तो कितना बचेगा, या 14 का सॉरी गलती बाय मिस्टेक, ये इसको कह दे 10, 10 से 2 जाएगा 8, ये बचा 4, 4 से 2 जाएगा 2, राइट। और यहां पे जरा देखो कि यहां पे बचा कितना 1 माइनस का, ये क्या सही हो रहा है क्या, ये सही हो रहा है क्या, आप बताओ सही हो रहा है क्या, नहीं। और यहीं आप गलती करते हो, यहीं आप गलती करते हो बच्चा, देखो यहीं आप गलती करते हो। इसको ना चुपचाप शांत मन से ना बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को आप माइनस कर दो 322 और ये 250, इसको आप चुपचाप माइनस कर दो, ये बचेगा कितना 2, और ये बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7, और ये खत्म हो जाएगा, और ये बच जाएगा कितना माइनस का 7। अभी आप लोग कितना बच रहा था, बाप रे बाप ये बच रहा था, अभी आप लोग कितना बच रहा है -72, कितना बच रहा है -72, राइट, माइनस का 72। देखो माइनस माइनस कट गया और 40 ये हो जाएगा 3 टाइम में ये भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को ना मेन इक्वेशन में कहीं भी आप क्या कर दो, पुट कर दो, 1 या 2 में कहीं भी आप पुट कर दो, तो आप देखो 5, x की वैल्यू कितनी आई 3, पुट इन 1, पुट इन 1 x की वैल्यू, ये x की वैल्यू क्या पुट इन 1, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 50। देखो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस ये 5 3 15, ये आ जाए कितना 35, तो y इज इक्वल टू 35/7, 5 टाइम में ये कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आप देखो क्या कह रहा है, एक पेंसिल और एक पेन, पेंसिल को हमने x माना था, तो एक पेंसिल का कॉस्ट, 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया 3 रुपए, और 1 पेन का कॉस्ट कितना आ गया 5 रुपए। ये हमारा क्या आ गया आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अब यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने यहाँ पे ले लिया है कि हमें पुट करके करना है। देखो पहला क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एंड यहां से अगर आप y की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -3 और ये जाएगा प्लस का क्या 3x। इतनी बात समझ में आ रही कि माइनस वाई को हमने इधर रखा, 3x प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस, इस माइनस को हमने उधर भेज दिया, सिंपली को -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। अब देखो ये चीज हमें मिल गया पहले इक्वेशन से, ये चीज मिल गया पहले इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन में देखा कितना 9x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या 9, तो इसको ना इस y की वैल्यू को ना यहां पे उठा के क्या कर दो पुट कर दो, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना 9। बाकी आप चीते हैं आप कर लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है, x की वैल्यू निकालनी है और पुट कर देना है, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये x की वैल्यू यहां से आप निकाल के, x की वैल्यू यहां से निकाल के ना बाबू यहां पे आप पुट कर देना, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, लगा के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए भैया, लगा के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। अगर मैथ में अच्छे नंबर से पास होना है ना तो आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि यस यू आर डेडिकेटेड,
राइट। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके कमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको बता पाऊं भैया तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। करना तो तुमको पड़ेगा भाई, करना तुमको पड़ेगा। जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो ओवर द यूट्यूब, उनका काम बच्चा सिर्फ एक ही है ना कि वो आपको सिखा सकते हैं, मेथड बता सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। सॉल्व आपको करना है तो प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। टीचर का काम सिर्फ इतना होता है बच्चे कि वो ना आपको एक सही तरीका बता सके। आपको ना कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, वो आपको बता सके कि नहीं इसको इस तरीके से लगाओ। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। और जो छोटे छोटे गलतियां आप करते हैं ना प्री बोर्ड में अपने, जिसकी वजह से नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं, वो छोटी गलतियां आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी भी आपके पास 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में तो भैया महारत हासिल कर लोगे आप। बस आप खाली साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चाहिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि आइडेंटिफाई विच वन इज पैरेलल एंड विच वन इज कंसिस्टेंट। ये टी है बच्चा, ये टी है कंसिस्टेंट। कौन सा पैरेलल है और कौन सा कंसिस्टेंट है? तो आप देखो बच्चा कि पैरेलल में ना हमें एक चीज पता है क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये चीज हमें पता है। कंसिस्टेंट में ना हमें दो चीजें पता है, यूनिक एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यूनिक के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में इनमें से हम देख लेंगे। चलो ये हमारे पास दो दे रखा है। देखो अगर हम पहले इक्वेशन से अगर मैं निकालूं, इनकी अपनी गणित चल रही है, आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा कुछ कुत्तों के, इनकी अपनी ही गणित चल रही है भाई। इनको सुकून नहीं है जिंदगी में कि चुपचाप सो जाएं, ठंडी है, तुमको डिस्टर्ब और वो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी लाइफ में ना बहुत सारे लोग आएंगे अच्छा, जो बिल्कुल इन्हीं की तरह होंगे, जो उठपटांग बोलेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन आपको कंसंट्रेशन, आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो आपके गोल पे होना चाहिए। आपका फोकस ना आपके गोल पे हो जाए। ये ऐसे लोग चिल्लाते रहेंगे तो इनकी आवाज पे मत जाना। आपका जो फोकस है ना वो यहां पे होना चाहिए, अभी के लिए भी और आगे के लिए जो आपका करियर का जो गोल है। चलो अब जरा हम पहले ही इक्वेशन से अगर मैं a1 निकालूं तो 9, b1 निकालूं तो बच्चा 3 एंड c1 अगर मैं निकालूं तो क्या 12। चलिए अगला जरा देखिए, अगर मैं दूसरे इक्वेशन से अगर मैं a2 निकालूं तो 18, b2 निकालूं तो 6 एंड c2 निकालूं तो 24। जरा पहले निकाल लीजिए a1 अपॉन a2, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 18, 9 1 9, 2 टाइम में 18 कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 जरा निकालिए तो ये होगा 3, ये होगा 6, 3 1 3, 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। और अगर मैं यहाँ पे c1 अपॉन c2 अगर निकालूं तो 12 और ये हो जाएगा 24, ये 2 टाइम में, ये भी कितना आ गया 1/2। तो आप देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तीनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये चीज हमें दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू कितना 1/2। तो आप देखो ये किस में हमें मिलता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट क्या मेनी सोल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है
तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि ये जो है ना बच्चा ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। चलो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है। इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको हटाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट, चलो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं बच्चा, इसको मैं ना यहां से हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अब जब देखो, अगर मैं यहां इस दूसरे इक्वेशन से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूं तो कितना है 6, b1 कितना है -3 एंड c1 कितना है 2। अगर मैं यहां से a2 निकालूं तो देखो कितना है, सॉरी c1 हमारा कितना है, 10 है बच्चा, 10 है। तुम लोग बता भी नहीं रहे, तुम लोग इंतजार में हो कि सर गलती करें। वाह, a2 कितना है 2, b2 कितना है -1 एंड c2 कितना है 9। जरा निकालिए बच्चे यहाँ पे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना है बच्चा, 6 अपॉन 2, 2 1 2, 3 टाइम में कट जाएगा, कितना बचेगा 3। b1 अपॉन b2 जरा निकालिए, b1 अपॉन b2, तो b1 हमारे पास कितना है -3 अपॉन -1, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3। एंड c1 अपॉन c2 कितना होगा, c1 हमारे पास कितना है 10, ये कितना है 9। और यहां से हमें क्या दिख रहा है कि पहले दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या रिलेशन बन रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये हमें कहां पे दिख रहा है, पैरेलल वाले में दिख रहा है। ये रिलेशन कहां पे दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, यानी कि ये कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये कैसा होगा, पैरेलल होगा। और अगर पूछे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, इस बात का और ध्यान रखना, ये इनकंसिस्टेंट है, इस बात का और ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बहुत धुआंधार तरीके से। कह रहा सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11, 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus c। तो देखो वो पहले क्या कर रहे हैं कि पहले इन दोनों इक्वेशन से ना हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है, यहां से x और y फाइंड करना है। और यहां से जो x और y मिलेगा ना, उसको आप यहां पे क्या कर दो, पुट कर दो और m की वैल्यू निकाल लो। चलो तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे दे रखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा अब जरा देखो कि यहाँ पे ना हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी एक को, चाहे आप x को कर लो चाहे आप y को कर लो। जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट बराबर नहीं, हमें उसको पहले बराबर करना पड़ेगा। लेकिन x का कोफिशिएंट जो 2 है वो हमें बराबर दिख रहा है दोनों ही इक्वेशन में, तो हम x को एलिमिनेट कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज कि x को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, साइन इनका सेम है, और जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दो बच्चा, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या, सब्ट्रैक्ट कर दो। और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, और ये बड़े प्यार से कट जाएंगे बेचारे। अब देखो ये प्लस और ये प्लस, तो 4 + 3 कितना 7y, और ये हमारा देखो ये प्लस तो 4 1 5, और ये हो जाएगा 3, और ये 7 1 7, 5 टाइम में कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जरा पुट करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो देखो 2x इज इक्वल टू, आप देखो 11 माइनस ये 15 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 4। 2x इज इक्वल टू, और ये काट दो बच्चा बड़े प्यार से, माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। कितनी, -2। अब ये x और y इस इक्वेशन में पुट कर दो।
राइट। तो चलो, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखो y की वैल्यू कितनी है 5, यहां पे पुट कर दो। m कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू आई है -2 प्लस 3। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? चलो, ये 3 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 प्लस 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2m हो जाएगा। इधर बचेगा कितना 2, इधर बचेगा माइनस का 2m, ये कट जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और यही आपसे पूछ रहा है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और यही आपको कह रहा भैया कैलकुलेट करके दिखाओ। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना आराम से आ गया, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, बड़ा ही दमदार, शानदार, जानदार। चलिए आ जाओ बाबू। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए। वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत क्या होती है ना बच्चे, कि हम इक्वेशन नहीं बना पाते। अगर इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन लग जाए। तो अब ऐसे के लिए हम करेंगे क्या, यहां तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप कर लोगे एग्जाम में। तो एग्जाम में भी करने के लिए ना आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जिस भी बुक से मिल जाए, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, है ना, और जीआरबी, जो भी पब्लिकेशन आपके पास है, जो भी राइटर आपके पास है ना, वर्ड प्रॉब्लम निकालो, 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। मतलब ये सब ना ऐसे है ना जो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन, सॉलिड नंबर हैं, जो हमें ना गेन करना है, खींचना है, एकदम पूरा हाथ डाल के हलक से निकाल लाना है 3 नंबर। ये ऐसे सब हैं। देखो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। देखो लेट कर लो जरा यहाँ पे, लेट कर लो जरा यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई। तो कह रहा भैया डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो x माइनस वाई कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो हम मान लेते हैं कि जो x है ना वो 3y के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 1 नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है, और इसको उठा के ना पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखो अगर हम x की जगह पे 3y रख दें तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा तो बचेगा 2y इज इक्वल टू कितना? 26। 2 1 जा 2, 13 टाइम में कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। और अगर y की वैल्यू हमारी 13 आ गई ना तो बाबू बड़े प्यार से यहीं पे पुट कर दो। और जैसे ही आप पुट करोगे तो आप देखोगे x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, और ये कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी? 39। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना तो देख लो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर 26। देखो 39 माइनस 13 कितना होता है? 26 होता है। यानी कि ये क्या है? करेक्ट है। जल्दी से लगा लो, जल्दी से लगा लो, जल्दी से लगा लो, जल्दी से लगा लो बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा देखिए बच्चा क्या कह रहा है। 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 year ago Jacob was 7 times that of his son. What are their present age? कह रहा भाई कि जो जैकोब है ना 5 साल हेंस, आगे की बात कर रहा है,
5 साल बाद जो जैकोब होगा वो अपने बेटे के एज के 3 टाइम होगा। समझो बच्चा, कह रहा है 5 साल बाद जो जैकोब का एज होगा ना, उसके बेटे के एज का 3 टाइम होगा। और कह रहा है 5 साल पहले कितना था? 5 साल पहले कितना था? 7 टाइम, यानी कि जैकोब का जो एज था ना, उसके बेटे के एज से 7 टाइम था। 5 साल पहले इतना था, 5 साल बाद इतना हो जाएगा। तो कह रहा उनका प्रेजेंट एज क्या होगा? उनका प्रेजेंट एज क्या होगा? समझो बच्चा। चलो तो लेट कर लो यहां पे कि प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर and his son age be y year. Now according to first condition, देखो कह रहा है ना भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर हेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे की बात कर। तो जैसे मान लो कि अगर मैं अभी 25 साल का हूं, तो आगे 5 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा? 30 साल का, यानी कि 25 में मैंने 5 ऐड किया। अभी प्रेजेंट एज मेरा 25 है, 5 साल बाद 30 हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट एज में ना हमने 5 क्या किया? ऐड किया। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्या करना बच्चा? यूज करना है। अब देखो, अगर प्रेजेंट एज जैकोब का x है तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5x + 5 हो जाएगा। और कह रहा है जो उसके बेटे का एज है, तो उसके बेटे का भी तो एज 5 साल बढ़ेगा ना भाई, तो ये भी तो होगा। और कह रहे इसका क्या हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा। 5 साल बाद की बात कर रहा है। समझो, अगर 5 साल मेरा बढ़ेगा तो 5 साल मेरे बेटे का भी तो बढ़ेगा ना भाई। हाँ, अगर मान लो कि मैं 25 साल का हूं, बेटा जो है वो मान लो 5 साल का है। 5 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा। भैया 5 साल बाद ये 10 का होगा कि नहीं होगा? बताओ, दोनों में 5 ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐड होगा। चलिए तो कह रहे भैया कि अगर जैकोब 5 साल बाद, तो जैकोब का एज प्रेजेंट एज +5, तो उसके बेटे का प्रेजेंट एज +5 और उसका 3 टाइम हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाइए बच्चा। तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3y + 3 5 या कितना? 15। सबको इधर ले आइए बड़े प्यार के साथ। 5 को उधर भेज दीजिए, 3y को इधर ले आइए। तो ये x हो जाएगा 3y प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस ये 15, ये उधर जाएगा तो -5। तो कितना हो जाएगा बच्चे? x - 3y इज इक्वल टू 10। कितना? 10 हो जाएगा। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आगे जा देखिए बच्चा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जरा देखो बच्चा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि भैया 5 ईयर एगो, 5 साल पीछे, तो अगर मैं अभी 25 का हूं, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा होऊंगा? 20 साल का रहा होऊंगा। यस और नो? 20 साल का रहा होऊंगा, बिल्कुल रहा होऊंगा। और मेरा बेटा 5 का था ना बाबू, 0 साल का। चलिए, तो प्रेजेंट एज में से 5 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है। 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है, ये ध्यान देना मुझे। 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है, और यहाँ पे 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। क्या? 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। तो x - 5 हो जाएगा, तो उसके बेटे के भी एज में से 5 कम होगा,
और कह रहा है कि 5 साल पहले वो अपने बेटे के एज का कितना था, 7 टाइम था। तो लो बच्चा 7 टाइम हमने कर दिया। अब देखो इसको जरा ओपन करो तो ये x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। -35 होगा कि नहीं होगा। 7y को इधर ले आओ तो ये x - 7y हो जाएगा, ये उधर जाएगा बच्चा तो -35 + 5 हो जाएगा। तो ये x - 7y इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, -30 इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू निकाल लो बड़े प्यार के साथ। आप चीते हो चुके हो सॉल्व करने के लिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू निकाल लो और आंसर कमेंट में कमेंट कर देना, आंसर कमेंट में कमेंट कर देना। राइट, चलो अगला देखो बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अब जरा देखो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो, ये क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2। और अगर डिग्री 2 है तो इसके सलूशन भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसके रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। जीरोस कितने आएंगे, 2। तो रूट, सलूशन, जीरो तीनों का मतलब 1 होता है बच्चे। और अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर 2 होता है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट कह लो, जीरोस कह लो या सलूशन कह लो, कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए बच्चा बहुत तेजी के साथ करते हैं इसको। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है आपको रूट फाइंड करना है। देखो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, सबसे प्यार के साथ ना ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, इसको मन ही मन में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मन में करना है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, आपको मन में करना है। तो x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 2 हो गया। अब इस बीच वाले नंबर को ना हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट में, स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 मिल जाए, और इस साइन को देखते हुए माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर से हमें 1 मिल जाए। यहाँ पे 1x है ना, तो 1x को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 नंबर में तोड़ना है, नंबर 1 एंड नंबर 2, कि अगर मैं n1 और n2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 2 मिल जाए, और अगर मैं n1 - n2 कर दूं तो हमें वापस 1x मिल जाए। क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे पॉजिटिव का आंसर मिल जाना बच्चा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ, हमें यही साइन चेक करना है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए तो हमें यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है कि 2 × 1 2 कर दूं, अगर मैं 2 × 1 कर दूं तो 2 मिल जाएगा, और 2 - 1 कर दूं फिर से 1 मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलिए तो ये हो जाएगा 2x², इसको मैं 2x - x लिख सकता हूं कि नहीं। देखो 2 × 1 2, 2 - x, वापस यहां से आप 2x कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, x + 1, और यहां से -1 कॉमन ले लो यहां से, तो ये भी हो जाएगा कितना, x + 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x + 1 और ये 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, -1। 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 1/2। तो आप देखो 2 रूट आ गए, एक तो आ गया -1, दूसरा कितना आ गया, 1/2। और इसको जरा सॉल्व करके ना आप कमेंट करना, इसको सॉल्व करके आप कमेंट करना बच्चे, इसको सॉल्व करके कमेंट करना। पहले तो आप एक काम करें कि इसका जो कोफिशिएंट है इसका पहले मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर लेना, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ये मन में हमारे होगा। अब इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आ जाए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर दूं, ऐड कर दूं तो हमें वापस 11 मिल जाए। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे, माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करते, प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना।
चलिए अच्छा, अगला यार देखिए इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बच्चा, नेचर ऑफ रूट देखो, नेचर ऑफ रूट तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम कैपिटल डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो पहला कंडीशन क्या कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, इसको सॉल्व किया, वैल्यू जो आई वो जीरो से बड़ी है, तो जो रूट होंगे ना बच्चे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा जरा देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ गई, तो जो रूट होगा वो रियल होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा, रियल होगा एंड क्या होगा? इक्वल होगा। और तीसरा क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो आ गया मतलब क्या? नेगेटिव में आ गया, तो इसका होगा नो रियल रूट। क्या होगा बच्चे? नो रियल रूट। क्या होगा? नो रियल रूट। कोई नो रूट मत लिख के आना बच्चा, कोई ना नो रूट मत लिख के आ जाना, ये टोटली रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? नो रियल रूट। क्या? नो रियल रूट, दिस वन इज करेक्ट। ये क्या है? सही है। चलो अब यहाँ पे ना हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखा है? 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। तो आप देखो जरा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जरा कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? -5 एंड c की वैल्यू कितनी है? 3। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो अगर मैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं निकालूं, देखो कितना आएगा? -5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा कितना? 25 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है? 48। तो जो भी वैल्यू यहां पे आएगी, जो भी वैल्यू यहां पे आएगी, आप वो देखो नेगेटिव में आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव में वैल्यू आएगी। सॉल्व करो, देखो 48 और 25, यहां पे बचेगा क्या? 3 और यहां पे बचेगा 2, यानी कि माइनस का 23 आ रहा है। क्या? माइनस का 23 आ रहा है, माइनस का 23 आ रहा है। तो आप देखो कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन जीरो है, और अगर लेस देन जीरो है तो क्या रहेगा बच्चा? नो रियल रूट। नो रियल रूट क्या रहेगा बच्चे? नो रियल रूट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बताओ बाबू, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो चलो आगे जा, देखो अच्छा आगे जा, देखिए आगे जरा देखिए क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। देखो रियल एंड इक्वल रूट अगर दे दिया तो इसका मतलब क्या कि वो सीधे सीधे कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर ये चीज हमें दे दिया ना, जब भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आपसे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, तो 99% केसेस में आपको दिया रहेगा कि रियल एंड इक्वल रूट है। 99% क्वेश्चंस में आपको यही स्टेटमेंट रहेगा, राइट। और जब ये स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब सिंपल सा वो क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो चलो अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर मैं कंपेयर कर दूं, देखो ये a की वैल्यू है कि नहीं है बच्चा? तो a की वैल्यू कितनी है? k प्लस 1। b की जरा वैल्यू देखो, तो ये पूरी b की वैल्यू है कि नहीं है? कंपेयर कर लो बच्चा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है? 1।
जरा पुट किए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या कि रूट हमारे इक्वल है, राइट। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे -4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है k प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1। ये जरा ओपन करो तो माइनस का 4k और ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4। ये देखो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो यहाँ पे बाबू भैया लोग इधर देखिए कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सिंपल सा आप देखो कि क्या हो जाएगा, k स्क्वायर और यहाँ पे जरा देखो 2k माइनस 4k, तो ये माइनस का 2k हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे बन गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे एक अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पीछे बताया, आप सॉल्व करेंगे k की 2 वैल्यू आएगी, k की 2 वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है बच्चे, बड़े प्यार के साथ इसको सॉल्व करके कमेंट आंसर में जरूर करना बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, बहुत प्यार के साथ जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो यहाँ भी कह रहा है कि हैज रियल एंड इक्वल रूट है। मैंने कहा था बच्चा कि 99% क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट दे देगा। तो रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 0। इनको जरा कंपेयर कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। देखो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी 2k एंड c की वैल्यू कितनी है 27। पुट कर दो जरा वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, क्या ये हमें गिवन है। पुट कर जरा तो b की वैल्यू कितनी है 2k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी 27 इज इक्वल टू 0। सबको उधर भेज दो बच्चा, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा और ये सब उधर जाएंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 27 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई मत करो, आसान होगा कैलकुलेट करने में। देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, k इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 27। आप देखो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को लिख सकते। देखो ये पेयर में आ गया तो बाहर हो जाएगा 3 इंटू क्या 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे।